हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, है ना। तो आपको ये बात पता है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती में सिलेबस में पर्यावरण भी पढ़ना है। और पर्यावरण से एक दो प्रश्न नहीं बल्कि 10-11 प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये आपका है ना सब्जेक्ट हो जाता है। और ये एससीईआरटी की किताबें हैं। हम यही कहते हैं कि एससीईआरटी की किताब एक बार पढ़ लीजिए। आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम में अगर हम लोग पीआरटी की बात करें, है ना, तो पीआरटी में आपको पता होगा कि सर्वाधिक प्रश्न जो है यानी कि सारे के सारे प्रश्न जो है पीआरटी में, पीआरटी मतलब 1 to 5 में जो 120 प्रश्न पूछे जाते हैं जीएस को लेकर के। अगर एससीईआरटी की समग्र शिक्षा अभियान की किताबें पढ़ लिया जाए तो स्कोर को पार कर लीजिएगा, कटअप भी पार हो जाएगा। हम बार बार सभी विद्यार्थी को कहते हैं, चाहे वह हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, है ना, साइंस का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का हो, मैथ का हो, है ना, और किसी का सब्जेक्ट कम्बिनेशन में अगर हिस्ट्री है, पॉलिटी है, उसके लिए भी बहुत ही सफिशिएंट बुक हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग निचोड़ कर रहे हैं और ये क्लास हमारा है ना कक्षा 5 का हो जाता है। अब ये सोच रहे हैं कि आपको एग्ज़ाम देना है टीचर का और हम लोग को पढ़ना है 5, 6, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां क्लास का, है ना। हम लोगों को ये सारे बुक्स पढ़ने हैं तो मन लगेगा नहीं। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा बोर फील होगा पढ़ते समय में, लेकिन नौकरी लेना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। बोर फील इसलिए कर पाते हैं ताकि आप अपना एकेडमी जो है आपने कभी भी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा होगा, जिसके वजह से ये हाल हो गया है ना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और ये हम लोग का पहला अध्याय हो जाता है। कक्षा 5 हो जाएगा और कक्षा 5 का हम लोग पहला अध्याय देखेंगे। पहला अध्याय है और यहाँ पर अगर किताब पढ़िएगा तो किताब में पटना से नाथुला दर्रा की, है ना, जो चर्चा किया गया है, ये नाथुला की जो यात्रा उसमें दिखाया गया है, एक कहानी के माध्यम से कोशिश किया गया है समझाने का। और हम लोग जिस फैक्ट को करेंगे, कोशिश हमने किया है कि वहाँ से निचोड़ के साथ साथ, है ना, आपको कुछ एक्स्ट्रा भी मिले। तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं सिक्किम की राजधानी कहाँ पर है, तो ये गंगटोक हो जाता है। गंगटोक है। एक चीज़ और भी आप देख सकते हैं, पहले इसको देख लिया जाए, है ना। देखिए भारत के प्रमुख दर्रे हैं, भारत के प्रमुख दर्रे हैं जहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग ये पूर्वोत्तर के क्षेत्र को करते हैं, जहाँ पर 7 आपके स्टेट मिलेंगे, जिसको हम लोग 7 सिस्टर कहते हैं, 7 बहनें। और 7 बहनें में हम लोग यहाँ पर देखते हैं सिक्किम। ये सिक्किम देख रहे हैं आप, है ना। चलिए पेन ले लिया जाए। ये हो जाता है सिक्किम, है ना। और सिक्किम में ही यहाँ पे नाथुला दर्रा है और जेलेपला दर्रा हो जाता है। दर्रा याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है पर्यावरण से के संदर्भ में। तो यहाँ पर सिक्किम में दर्रा है नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा हो जाएगा। सिक्किम में कौन सा दर्रा, तो 2 दर्रा को याद रखिएगा और यहीं पर दर्रा है सिक्किम में ही। एक नाथुला दर्रा हो जाएगा और एक हो जाएगा जेलेपला दर्रा जो सिक्किम में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मणिपुर है। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं यही है मणिपुर। और मणिपुर जो है अगर हम लोग इस साइड को देखेंगे तो यह म्यांमार के साथ सटा हुआ है। म्यांमार के साथ जो है इसका सीमा जो है यहाँ पर साझा करता है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, है ना, यहाँ पर ये सिक्किम देख रहे हैं। तो यहाँ पर पूछ दे कि तुजू दर्रा भारत के किस राज्य में है, तो यह मणिपुर हो जाएगा, मणिपुर। और आपको पता होगा मणिपुर का जो कांड है, एक महिला को नंगा करके सरेआम घुमाया गया था, ये आज के समय की बात है, ये आधुनिक भारत का है ना। और इस समय ऐसी हालात भी देखने को मिला। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ सबसे ज़्यादा सर्वाधिक संख्या में जनजाति निवास करते हैं और जनजातियों की ज़िंदगी बाकी लोगों से बेहतर होता है। जैसे में
जनजातियों की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ की जो महिलाएं हैं बहुत ही स्वतंत्र अवस्था में रहती है। यहाँ की महिलाएं जो है पुरुषों का जो बराबरी होता है, पुरुषों का बराबरी करती है। किसी भी मामले में वह पुरुषों से कहीं ज़्यादा काम करती है। इसलिए आप देखिएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में जब जाइएगा तो पहाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पर महिलाएं सबसे ज़्यादा काम करती है। इतना ताकत पुरुषों के अंदर भी नहीं है ना। तो सबसे ज़्यादा वर्क करती हैं। और यहीं पे जो जनजातीय समुदाय में राजनीति पार्टियां तो कुछ भी किसी को करवा सकती है, ऐसा है ना वहाँ पर देखा गया। एक दूसरे को क्या किया जाता है, हवा दिया जाता है। एक समय था कि भारत में हिंदू और मुसलमान बड़े प्यार से एक ही छत के नीचे रहा करते थे। एक दूसरे के रोटी बेटी का संबंध हुआ करता था, मतलब प्रेम व्यवहार में इतना बेहतर संबंध था कि इस बेहतर संबंध को बिगाड़ने के लिए अंग्रेजी सरकार को भी डरना पड़ा था। अंग्रेजी सरकार को भी डर था कि कहीं हिंदू और मुस्लिम की एकता अगर प्रगाढ़ हो जाए तो तुरंत हमारा बोरिया बिस्तर बांधना पड़ जाएगा। और यही वजह था कि बंगाल के विभाजन करके दोनों के बीच में टकराव पैदा कर दिया, तनाव पैदा कर दिया, जो आज के समय में कभी कभी राजनीति में भी ऐसे देखने को मिलता है। और हमारे भारत की जो संस्कृति है, हमारे भारत का जो मतलब जो रस है, जो प्रेम है, उस प्रेम में दखलंदाजी किया जाता है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। हमने बात किया यहाँ पर मणिपुर की, तो मणिपुर में ये जो 7 सिस्टर है, जब हम लोग सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि सामाजिक विज्ञान तो पढ़ना है तो चीज़ें पढ़ते रहेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा ये जो मणिपुर का क्षेत्र है जहाँ पर एक तुजू दर्रा है। पूछा जाता है कि तुजू दर्रा भारत के किस राज्यों में है, तो यह मणिपुर में हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये क्षेत्र हो जाता है आपके अरुणाचल प्रदेश का। ये क्षेत्र आपके अरुणाचल प्रदेश का है। और अरुणाचल प्रदेश यहाँ 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए, ये हो जाता है म्यांमार, ये हो जाता है चीन, और यहाँ हो जाता है भूटान। 3 देशों के साथ इसका सीमा जो है वो साझा करता है। और अगर पूछे आपसे, है ना, अगर पूछे कि ये जो बोमडीला दर्रा है, यांग्याप दर्रा है, दीफू दर्रा है, यह किस राज्य में है, तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा, बोमडीला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दीफू दर्रा हो जाएगा, है ना। एक बार 2 बार रिवाइज करिए, लिख लिख के याद करते रहिए। एक बार लिखिए, 2 बार लिखिए और आगे बढ़ते जाइए, याद रहेगा। जब भी प्रश्न आएगा आप बना लीजिए। यहाँ पर देखिए ये जम्मू कश्मीर को डिवाइड करके 2 भागों में बांट दिया गया। और पहले यह राज्य था, बाद में यहाँ से यह केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है ना। और ये जो हम लोग देख रहे हैं जम्मू कश्मीर, यह एक लद्दाख हो जाएगा और दूसरा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में जो दर्रा है वो दर्रा हो जाएगा जोजिला दर्रा, फिर पंजाल दर्रा, काराकोरम दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा हो जाएगा। तो यह दर्रा भी याद रखिएगा, जोजिला दर्रा, फिर पंजाल, काराकोरम, बनिहाल और बुर्जिल दर्रा हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए हिमाचल प्रदेश, बड़ी खूबसूरत यह वादियाँ हैं, यह जगह बड़ा खूबसूरत है ना। और यहाँ पर देखिएगा जो दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, अक्सर पूछा जाता है रोहतांग दर्रा को लेकर के। रोहतांग दर्रा, शिपकिल्ला दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। यह रोहतांग दर्रा हो जाएगा, शिपकिल्ला दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा, ये तीनों के तीनों जो दर्रे हैं यह हिमाचल प्रदेश में है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद इसी के नीचे जो उत्तराखंड का जो राज्य आप देख रहे हैं, जहाँ से गंगोत्री, जहाँ से गंगा नदी है ना उद्गम होता है। और यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछे जाते हैं दर्रा को लेकर के। बहुत बार पूछा गया है कि नीति जो दर्रा है किस राज्य में है, तो नीति दर्रा कहाँ पे है, उत्तराखंड में। और लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है, तो लिपुलेख दर्रा भी आपको उत्तराखंड में हो जाएगा। और एक हो जाएगा माना दर्रा। माना दर्रा कहाँ पे है, तो ये माना दर्रा हो जाएगा उत्तराखंड में। इस तरीके से जितना दर्रा हम लोगों ने देखा, वो दर्रा इतना से मुझे लगता है कि नहीं छूटेगा अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सिक्किम की राजधानी कहाँ है, सिक्किम की राजधानी हो जाएगा गंगटोक, है ना। सिक्किम की राजधानी कहाँ है, गंगटोक हो जाएगा, है ना। बाकी तो राजधानी याद ही होगा सबको। और यहाँ पर देखिए दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल राज्य का सुंदर पर्वतीय स्थल है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग की कभी कभी यात्रा करना चाहिए, है ना। टीचर बन जाइए और टीचर बनने के बाद एक बार ज़रूर दार्जिलिंग की यात्रा पर जाइएगा, है ना।
अकेले नहीं जाइएगा, है ना, ग्रुप में जाइएगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए। टाइगर हिल, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि टाइगर हिल कहाँ पर है, तो टाइगर हिल हो जाएगा दार्जिलिंग में। और दार्जिलिंग कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल है, जहाँ पर चाय की खेती, चाय के बाग बगीचे हैं, बड़ा सुंदर आपको वहाँ पर देखेंगे, जहाँ पर अधिक मात्रा में महिलाएं काम करती हैं। और यही दार्जिलिंग में ही टाइगर हिल है। और यहाँ पे नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम भी है, नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम भी है, और लॉचेट बॉटनिकल गार्डन भी है। यहीं पर पूछा जाता है बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर है, तो यहीं दार्जिलिंग है। और जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर है, जूलॉजिकल पार्क तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है, दार्जिलिंग, है ना। और यहीं पे जूलॉजिकल पार्क है। और एक चीज़ और भी देखिएगा, सिक्किम का जो एरिया हम लोग देख रहे हैं, वहाँ पर एक याक जो जानवर है वहाँ पर मिलते हैं, जिसके बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं। उसके बाल जो है बड़ी महंगे बिकते हैं, क्योंकि वहाँ से कंबल, स्वेटर, इस तरह से शाल, चादर जो है वो बनाए जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ये जो याक है वो ठंडे प्रदेश में रहता है, और ठंडे प्रदेश में कोई भी जानवर के जो बाल होते हैं वो बड़े बड़े हो जाते हैं, ताकि ठंडा से वो खुद को बचाव कर सके, अपनी सुरक्षा कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग में है, जिसकी स्थापना 1954 में हुआ। इम्पोर्टेंट है, 1954 में हुआ। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान जो है ना, ये हो जाएगा दार्जिलिंग में। और दार्जिलिंग कहाँ है, तो ये हो जाएगा वेस्ट बंगाल, है ना। और इसकी स्थापना 1954 में हुई। तेंजिंग के बारे में सब लोग जानते होंगे, है ना। शुरुआत में तेंजिंग 20 साल की उम्र में कूली का काम करते थे। हालांकि तेंजिंग की अगर बात किया जाए तो मूलवासी बन गए, लेकिन इनका जो जन्म हुआ तिब्बत में हुआ। बाद में ये सेवन सिस्टर का जो एरिया है वहाँ पर आकर के बस गए। ये पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वहाँ पर आने वाले जितने भी जैसे यात्री जो रहते थे, है ना, सॉरी, तो जितने भी पर्वतारोहण यहाँ पर आते थे, उन सारे देशों के जो पर्वतारोहण जब यहाँ पर आते थे, तो तेंजिंग में ये खूबी थी, ये विशेषता थी कि सभी लोगों की भाषा में वो बात करता था, सभी लोगों की भाषा में। और पर्वतारोहण के साथ वह हमेशा यात्रा करते थे। गलती से अगर कोई व्यक्ति घायल हो जाता था तो उसको अपने पीठ पर लाद करके, है ना, वो हॉस्पिटल पहुंचाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तेंजिंग का जन्म हुआ था तिब्बत में, और बाद में भारत के मूल निवासी बने। किताब पढ़िएगा तो सब कुछ अच्छे तरीके से दिया गया है ना। बचपन का दिन इन्होंने नेपाल में बिताया, बचपन इनका नेपाल बीता। सन 1953 में तेंजिंग नोर्गे सर एडमंड हिलेरी पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे शिखर एवरेस्ट, कौन सा, यहाँ देखिए, कहता है कि हिलेरी जो है ये श्रृंखला के सबसे ऊंचे शिखर कौन सा, एवरेस्ट पर्वत। आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8,848 मीटर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है, पूछा गया सवाल है ना। 8,848 मीटर है, और पर चढ़े और भारत का झंडा लहराया। इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि झंडा कौन लहराया था, तो यहीं तेंजिंग नोर्गे हो जाएंगे। कहाँ पर, तो एवरेस्ट पर्वत पर। एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई कितना है, 8,848 मीटर हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तेंजिंग नोर्गे को सरदार की उपाधि मिली, इनको सरदार की उपाधि मिली, है ना।
हाल फिलहाल बिहार की पर्वतारोही श्रीमती निरुपमा अग्रवाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त किया। कौन? तो निरुपमा अग्रवाल कहाँ की रहने वाली है? तो बिहार की। किस पर? तो एवरेस्ट पर्वत पर चोटी पर क्या किया? विजय प्राप्त किया, है ना। उसके बाद देखिए, गंगटोक समुद्र तल से लगभग कितना? 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिक्किम राज्य की राजधानी है। कौन सा? गंगटोक। गंगटोक जो है सिक्किम की कैपिटल है, राजधानी है, जो कहा जाता है कि समुद्र से लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और सिक्किम की प्रमुख नदी कौन हो जाएगा? तो प्रमुख नदी क्या है? तीस्ता नदी है। प्रमुख नदी क्या है? तो तीस्ता नदी है। पूछा जा सकता है कि सिक्किम की प्रमुख नदी कौन हो जाएगा? तो प्रमुख नदी क्या है? सिक्ता, तीस्ता, है ना, तीस्ता हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, सिक्किम में लेप्या, नेपाली, भूटिया निवास करते हैं। ये लोग कौन सा है? तो ये शेड्यूल्ड ट्राइब हो जाते हैं। सिक्किम में लेप्या, नेपाली और भूटिया जनजाति जो है यह निवास करते हैं। यहाँ पर देखिए, रूमटेक मोनेस्ट्री करमापा जो बौद्ध धर्म के गुरु होते हैं, यह निवास स्थान है और यह बौद्ध धर्म का दर्शनीय स्थल हो जाता है। कहाँ पे? सिक्किम में है ना, जिसको हम लोग रूमटेक मोनेस्ट्री कहते हैं। और ये करमापा जो है बौद्ध धर्म के क्या हो जाते हैं? गुरु हो जाते हैं। नाथुला दर्रा हम लोगों ने अभी देखा, कहाँ पर है? तो सिक्किम में हो जाएगा, सिक्किम में। और यहाँ पर देखिए, नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, नाथुला का रास्ता जो है प्राचीन काल में सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता था। रेशम मार्ग इसी से जाना जाता था, है ना। जैसे आप देखिए, जम्मू कश्मीर से होते हुए, जम्मू कश्मीर से और इस एरिया से होते हुए सीधे ये यूनान तक पहुंचता था। और इस पर सर्वाधिक अगर देखा जाए तो कनिष्क का नियंत्रण था, कनिष्क का सिल्क मार्ग पर इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अध्याय 2 भी देख लीजिए। अध्याय 2 में यहाँ पर लिखता है खेल। तो खेल में देखते हैं खो खो, है ना। तो देखिए, खेल से सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार का राजकीय खेल कौन हो जाएगा? तो बिहार का राजकीय खेल क्या है? कबड्डी हो जाएगा, है ना, कबड्डी। हालांकि बिहार सरकार ने कहा कि अगर आप मेडल लाते हैं तो आपको सरकारी नौकरी मिलेगा, है ना। एक मेडल लाइए और सरकारी नौकरी लेकर के जाइए, क्या? लेकिन सरकारी नौकरियों की बात करें तो बहुत ही मुश्किल वाली बात है। लेकिन एक मेडल भी लाना मुश्किल वाली बात है, क्योंकि इतनी सुविधा बिहार सरकार नहीं दे पाती है। फिर भी बिहार सरकार इस क्षेत्र में काम कर रही है बहुत तेज़ी से। हालांकि अगर खेल की दुनिया में देखा जाए तो भारत में हरियाणा है जहां पर सरकार और वहां के लोग भी सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर पाते हैं, है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कहता है कि घर में खेले जाने वाले तथा बाहर में खेले जाने वाले खेल की सूची बनाओ, है ना। जैसे अगर पूछ देगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन हो जाएगा? तो भारत का राष्ट्रीय खेल आपका कौन सा है? तो हॉकी हो जाता है, हॉकी, है ना, हॉकी है राष्ट्रीय खेल। लेकिन जब बिहार के बारे में पूछ दे बिहार, तो बिहार का राजकीय खेल क्या हो जाएगा? तो कबड्डी हो जाएगा, है ना, कबड्डी हो जाता है। चलिए यहाँ पर हम लोग देखें, मार्शल आर्ट एक क्या है? युद्ध कला है। मार्शल आर्ट क्या है? एक युद्ध कला है। तो जापान का क्या? जापान का सुमो, देखते हो एकदम इतना ऐसे ऐसे पूरा आता है सब। WWE देखिएगा तो वहाँ पे आपको दिख जाएंगे सुमो लोग, बहुत बड़ा हैवी पहलवान होते हैं लोग, और ये जापान में होते हैं सुमो, है ना। चलिए यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सिख धर्म में गतका, है ना, गतका एक क्या है? मार्शल आर्ट है, और यह सिख धर्म से क्या है? जुड़ा हुआ है। गुरु गोविंद सिंह ने सिख समुदाय को सैन्य रूप दिया। गुरु गोविंद सिंह ने, आपसे सवाल पूछ सकता है ना, आपसे सवाल पूछ सकता है। जैसे आगे यहाँ पर देख लेते हैं, है ना, आपसे सवाल पूछ सकता है कि सिख गुरुओं का क्रम बताइए जो 10 गुरु हैं, है ना, जो 10 गुरु हैं। तो 10 गुरु में हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ये जो 10 गुरु हैं सिख गुरु, उनका एक ट्रिक है, याद रखिएगा, आपको ज़्यादा फायदा होगा, है ना। ट्रिक हो जाएगा
ना अंगद, यहाँ से सारे प्रश्न बनेंगे। ना अंगद अमरा अर्जुन, अमरा अर्जुन, ना अंगद अमरा अर्जुन, हर 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 हरि तेग गोविंद, हरि तेग गोविंद, है ना, तेग गोविंद है। अभी तो समझ में नहीं आया होगा लेकिन समझ में आ जाएगा अभी, है ना। ये आपका ट्रिक हो गया, है ना, इसको याद रख सकते हैं। ना अंगद अमरा अर्जुन, हर हर हरि तेग गोविंद। अगर ऐसे भी याद रखिएगा तो क्रम में पूछा जाता है। सिख गुरु के जो 10 सिख गुरु है क्रम में पूछा जाता है। जैसे में सबसे जो पहला गुरु है उनका नाम क्या है, तो नानक हो जाएगा, है ना, नानक। उसके बाद जो दूसरा गुरु है उनका नाम अंगद है ना। गुरु अंगद हो गए, गुरु नानक हो गए, और गुरु क्या हो जाएंगे, तो गुरु अमरदास हैं, गुरु अमरदास हो जाएंगे, है ना, अमरदास हो जाएंगे। और उसके बाद जो रा है, इस रा से रामदास हो जाएंगे, गुरु रामदास हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हो जाएंगे यहाँ पे गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव हो जाएंगे, है ना, गुरु अर्जुन देव हो जाते हैं। और यहाँ पे हर गोविंद हो जाते हैं। हाँ से क्या है, तो हर गोविंद हो जाएंगे, गुरु हर गोविंद है, गुरु हर गोविंद। इसके बाद हर और भी है तो यहाँ पर हर राय हो जाएंगे, हर राय हो जाएंगे। और उसके बाद जो हरि है तो यहाँ पे हरि किशन हो जाएंगे, है ना, हरि किशन हो जाते हैं, हरि किशन। और उसके बाद क्या है, तो यहाँ पे तेग बहादुर हो जाएंगे, है ना, यहाँ पर तेग बहादुर हो जाएंगे। और तेग बहादुर के बाद जो अंतिम गुरु हैं उनका नाम है गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह हैं, जिनका जन्म पटना बिहार में हुआ था, पटना बिहार में हुआ था, है ना। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ना अंगद अमरा अर्जुन, हर हर हरि तेग गोविंद। याद रखिएगा क्रम में, तो सिख के जो 10वें गुरु तक हैं, 1 से लेकर 10 तक क्रम में सब याद रहेगा। तो ये हो जाएंगे, पहला गुरु नानक है, उसके बाद अंगद हो जाएंगे, गुरु अमरदास हो जाएंगे, गुरु रामदास हो जाएंगे, है ना, गुरु अर्जुन देव हो जाएंगे, गुरु हर गोविंद हो जाएंगे, गुरु हर राय हो जाएंगे, गुरु हर किशन हो जाते हैं, गुरु हरि तेग बहादुर हो जाएंगे। और अंतिम जो 10वें गुरु हैं उनका नाम है गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म हुआ था पटना सिटी में, है ना, पटना सिटी में जन्म हुआ था। चलिए आगे हम लोग बढ़ा जाए, है ना। तो गुरु गोविंद सिंह ने सिख समुदाय को क्या किया, सैन्य रूप दिया। यहाँ पर आगे बढ़िए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि गतका सिख के सैन्य रूप का हिस्सा है और यह आत्मरक्षा के लिए सीखा जाता है, आत्मरक्षा के लिए सीखा जाता है। और सिख समुदाय के लोग बैसाखी तथा गुरु गोविंद सिंह जयंती के मौके पर क्या करते हैं, खेलते हैं, कौन सा, गतका, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ें। इस खेल को हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग भी खेलते हैं। और अगला हम लोग टॉपिक बीजों का बिखरना, यहाँ से हम लोग प्रारंभ करेंगे, क्योंकि पर्यावरण से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। पर्यावरण पे कमांड करना इजी होता है, कठिन नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ने की ज़रूरत है ना, ध्यान लगा करके पढ़ने की ज़रूरत है। और सही दिशा, सही किताबें, फिर आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। ये लास्ट है तो लास्ट तरीके से तैयारी करिए, अच्छे तरीके से तैयारी करिए। अगर पढ़ना है तो मन लगा के पढ़िए, नहीं तो छोड़ दीजिए, टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम बर्बाद करने के लिए कोई दूसरा काम कर लीजिए। आराम से पढ़ने से कोई काम नहीं चलेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा। 3 महीने में कुछ जाता वाता नहीं है, लेकिन 3 महीने अगर अच्छा से मेहनत कर दीजिए तो लाइफ बन जाएगी, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को। तो हम लोग अभी पर्यावरण और हम 5 क्लास का SCERT का ये किताब हो जाता है ना, भाग 3 कक्षा 5। और पर्यावरण से आपको पता है बिहार शिक्षक भर्ती में बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, जहाँ से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक ख़त्म किया था, है ना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। बीजों का बिखरना, बीजों का बिखरना
बुक्स अगर आपके पास होगा तो ज़रूर पढ़िएगा। कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है और प्रश्न भी उसी से बनाया जाता है। हम बार बार आपको यही बात कहते हैं कि देखिएगा, SCERT कोई भी विद्यार्थी अच्छे तरीके से अगर पढ़ेगा तो निश्चित तौर पे प्रश्न BPSC के द्वारा जो भी बनाया जाएगा वो बनेगा ज़रूर। बस तरीका होता है पढ़ने का। अगर आप पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपसे प्रश्न बनेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। अध्याय 3 हो जाएगा बीजों का बिखरना। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर का मंदिर जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड स्थित लछुआड़ गांव में है ना। आपको पता होगा जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव हैं, लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है ना, वास्तविक संस्थापक महावीर को कहा जाता है, जिनके मंदिर जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड में लछुआड़ा गांव में है और जैनियों का एक समूह इसे महावीर की जन्मस्थली मानता है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, पेड़ पौधों कहीं भी क्यों उग जाते हैं, क्या वजह है ना, क्या वजह है कि पेड़ पौधा कहीं भी उग जाता है। क्या चाहिए, एक बीज को कहीं भी जन्म लेने के लिए क्या चाहिए? तो सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे पहली बात अगर हम लोग देखें तो पर्याप्त स्थान होना ज़रूरी है। पर्याप्त स्थान होना ज़रूरी है। कोई भी पेड़ पौधा उगता कब है? जब उसे प्रकाश की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ उसे हवा भी चाहिए और हवा के बाद पानी की भी ज़रूरत होती है और पानी के बाद मिट्टी की ज़रूरत होती है। अगर इतना सब कुछ है तो पौधे को उगने में समय नहीं लगता। यही वो सारा व्यवस्था है, यही वो जीवन है पौधों के लिए। कहता है कि यहाँ पर पेड़ पौधे कहीं भी क्यों उग जाते हैं है ना। तो पर्याप्त स्थान होना चाहिए, इसके लिए प्रकाश होना चाहिए, हवा होना चाहिए, पानी और मिट्टी होना चाहिए। प्रकाश से ही पेड़ पौधे भी अपना भोजन बनाते हैं, तब जाकर के वो फलते फूलते हैं। चलिए यहाँ पर कहता है कि चटक कर फट कर बिखरने वाले बीज कौन कौन हो जाएंगे। बीज के लिए अगर हम लोग देखें तो बहुत ऐसे माध्यम हैं। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे कहीं पहाड़ों पे पठारों पे भी पेड़ पौधे उग जाते हैं। अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो सबसे बड़ी बात है कि कभी कभी कोई हवा में तैर कर उड़ कर भी जो बीज है, जो बहुत ही हल्के होते हैं, जो हवाओं के साथ उड़कर काफ़ी दूर तक जा सकते हैं, जो हवाओं के साथ चल के दूर तक जा सकते हैं, उनमें कपास का बीज हो जाता है। आप देखते होंगे कपास का बीज जो है, कपास का बीज हवाओं के साथ उड़कर बहुत दूर तक जा सकता है और कहीं भी अगर वो गिरे तो ज़मीन पर अगर पर्याप्त वहाँ का परिस्थितियाँ जो अनुकूल है तो वहाँ पर वो उग जाएंगे। जैसे कपास हो जाएगा, जैसे आप देखते होंगे अकवन का पौधा हो जाएगा, है ना। जैसे पलास का पौधा देख सकते हैं। और यहाँ पर जो पलास का बीज है, क्योंकि यह भी एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से चला जाता है, तो ये हो जाते हैं जो हवा में तैर कर कहीं दूर तक चले जाते हैं, हवा में तैर कर। उसके बाद देखिएगा कुछ ऐसे बीज होते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो पानी में तैरते हैं और इस स्थान से उस स्थान तक वो पहुंच जाते हैं, क्योंकि उसके जो बीज हैं वह पानी में डूबता नहीं है। जैसे आप देखते होंगे सिंघाड़ा देखते होंगे,
कमल का बीज भी आप देखते होंगे, कमल का फूल भी देखते होंगे, कुमुदनी का भी फूल देख सकते हैं, कुमुदनी का, है ना। उसके बाद जलकुंभी भी आप देख सकते हैं, जलकुंभी भी हो जाएगा। कभी कभी हो सकता है यह सवाल आपसे पूछ दे कि पानी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने वाले कौन ऐसे बीज हो जाते हैं, है ना। तो ये जलकुंभी भी हो जाएगा। और कर्मी का भी बीज होता है, कर्मी का पौधा जो है ना। उसके बाद भेंट का फूल है, भेंट का फूल। तो ये सब जो फूल है ये सब पानी के साथ तैरकर कहीं दूर, कुछ दूर तक ये सब चले जाते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर, जैसे जानवरों के साथ, जब जानवर किसी खेत में, है ना, किसी जंगल में या किसी घास के मैदान में अगर वो चर रहा हो, है ना, तो वहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि जानवरों के शरीर में कुछ ऐसे बीज जो हैं जो चिपक जाते हैं। अगर वो जानवर 5 किलोमीटर दूर या कुछ किलोमीटर दूर जाए तो वहाँ पे अपने शरीर को झारे वारे, है ना, तो वहीं पे वो बीज क्या होते हैं, गिर जाते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर देखिए गोखरू का बीज, गोखरू का बीज। तो गोखरू का जो बीज है यह जानवरों के साथ उसके शरीर में सट के कहीं दूर चले जाते हैं। उसके बाद आप देखते होंगे मोथा, मोथा देखते ही होंगे, है ना, जैसे घास एक होता है जो कहीं भी उग जाता है। अगर शरीर में, किसी जानवर के शरीर में अगर सट जाए, है ना, तो बाद में कहीं अगर वो गिरता है तो फिर वहीं पे वो जन्म ले लेगा, मोथा, है ना, ये मोथा हो जाता है। कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि कुछ ऐसे बीज हैं, कुछ ऐसे बीज हैं जो बहुत ही चिपचिपा अवस्था में होता है। अगर मानते हैं कि कोई चिड़िया या कोई पंछी उस बीज को अगर खा रहा हो तो खाते समय उसके चोंच में भी सट जाते हैं। अगर पंछी कुछ दूर गया, दूर जाने के बाद उसको फील होता है तो वहाँ पे वह साफ करता है, हो सकता है वो बीज जो है वहीं पे गिर जाए। यानी कि पक्षी के द्वारा भी, है ना, पक्षी के द्वारा भी कुछ बीज जो है कहीं दूर चले जाते हैं चोंच के माध्यम से। जैसे लसोड़ा का बीज होता है, लसोड़ा, है ना, लसोड़ा का बीज हो जाता है। कभी कभी ये भी देखते होंगे आप सॉरी, कोई चिड़िया, जैसे आप देखिएगा पीपल खा लेता है, पीपल का जो फूल होता है, जो उसका, है ना, फल होता है, उसको खा लेता है। कभी बरगद का, है ना, बरगद का भी वो बीज खा लेता है। कभी अमरूद का बीज खा लेता है। तो क्या होता है कि चिड़ियों के लीवर में यह पच नहीं पाता है, तो ये मल के माध्यम से, है ना, जहाँ भी ये गिरते हैं वहीं पर ये उग जाता है, यहीं पर क्या करता है, उग जाता है। यह भी एक माध्यम है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हवा में उड़ने वाले बीज कौन है, तो कपास के बीज हो जाते हैं। पानी में तर कर बिखरने वाले बीज कमल हो जाएंगे, कुमुदनी के बीज हो जाते हैं। और जानवरों की सवारी कर बिखरने वाले बीज जो हैं गोखरू का बीज है, जो गाय भैंस आदि जैसे जानवरों के शरीर में भी चिपक कर कहीं दूर तक वो चले जाते हैं। और यहाँ पे पक्षियों द्वारा बिखराव है, पीपल हो गया, बरगद हो गया, अमरूद का, है ना, अमरूद का क्या है, ये वृक्ष हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा मेरा बगीचा, अध्याय 4 पढ़िएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस नॉर्मल चीज़ें हैं। आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा यहाँ से पढ़ने में। अध्याय 5 ऐतिहासिक स्मारक, और यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं और आपसे बनेंगे भी। इसके बाद यहाँ पर बहुत अच्छा टॉपिक भी है और आपको शानदार मतलब मटेरियल यहाँ से मिलेगा। आप 5 के बाद जब अध्याय पढ़ेंगे पर्यावरण में, तब आपको लगेगा कि यहाँ से कितना दम और कितना अच्छा मटेरियल है। तो यहाँ पर देखिए, हर्बेरियम तो एक वनस्पति संग्रहालय की तरह होता है यह, जिसमें पेड़ों व घास के पत्ती या पेड़ पौधे के मुख्य अंश को अच्छी तरह से संग्रहित किया जाता है। कहाँ पे, हर्बेरियम में। ये हर्बेरियम में हो जाते हैं।
तो यहीं पर ये कहा जाता है कि कभी कभी आप देखते होंगे, कभी किसी पहाड़ों पर गए तो कुछ न कुछ ऐसा व्यवस्था होना चाहिए ताकि पेड़ पौधे जो है उग सके। जैसे मैंने आपको कहा था कि पर्याप्त स्थान होना ज़रूरी है, पर्याप्त स्थान का होना ज़रूरी है। उसके बाद वहाँ पर प्रकाश आना भी ज़रूरी है, प्रकाश आना भी ज़रूरी है, और हवा भी मिलते रहना चाहिए, हवा, है ना। और उसके बाद देखिएगा पानी की मात्रा भी चाहिए, पानी की मात्रा, और मिट्टी भी हो। अगर इतना सब कुछ है तो पेड़ पौधों को उगने में समय नहीं लगता, ये अनुकूल स्थितियाँ हो जाती हैं, है ना। ये इसके लिए अनुकूल स्थिति हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से करते हैं एकदम बेहतर तरीके से, घबराइए नहीं, है ना। और आंदोलन चल रहा है, आंदोलन का साथ दीजिए, है ना। इसी आंदोलन में थोड़ा सा आदमी का टाइम जा रहा है। बाकी हम लोग जैसे ही कुछ दिनों के बाद, 2-4 दिनों के बाद हम लोग एकदम लंबा लंबा क्लास लेंगे। 1.5 घंटा जो आप कहते हैं, 2 घंटा, 1 घंटा, इस तरह से जो आप कह रहे हैं, हम ज़रूर इसको तुरंत ही, है ना, तुरंत ही स्टार्ट करेंगे। तब तक 2-4 दिन आराम से पढ़िए, क्योंकि बहुत अच्छा मटेरियल है। SCERT के बगैर टीचर बनना मुश्किल है। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो आपको SCERT पढ़ना पड़ेगा। NCERT से अच्छी बातें SCERT में इसलिए है कि हम बार बार आपको बोलते हैं, बहुत ऐसे विद्यार्थी कहते हैं कि हमने तो NCERT पढ़ लिया लेकिन बहुत सारे प्रश्न जो हैं बन नहीं पाए। तो बहुत ऐसे प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, किसी भी राज्य का जब भी प्रश्न बनता है तो उस राज्य का संदर्भ दिया जाता है प्रश्नों में, और जब बिहार के संदर्भ में अगर प्रश्न पूछ दे तो SCERT पढ़ने वाला विद्यार्थी उसे कंप्लीट करेगा, उसे बनाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग। अभी ही वक्त है पढ़ने का, अभी ही टाइम है आपको अच्छे तरीके से मेहनत करने का, है ना। क्योंकि परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं हैं, सर्दी का समय है, और सर्दी में देखा जाए तो पढ़ाई ज़्यादा हो सकता है। कंबल में घुस करके बैठिए, है ना, और कम से कम 10 से घंटा 12 घंटा जितना हो सके उतना स्टडी करिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी पर ही आपका नौकरी टिका हुआ है ना। तो चलिए हम लोग अभी कंप्लीट करेंगे आज पर्यावरण, 5 क्लास का हो जाएगा, है ना। और 5 क्लास का जो पर्यावरण है इसको समाप्त करते हैं, फिर 6ठा 7वां 8वां इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं SCERT की किताबें हो जाएगा, है ना। और आज हम लोग देखेंगे अध्याय 5, ऐतिहासिक स्मारक। नालंदा विश्वविद्यालय संसार का प्रथम आवासीय विद्यालय था, प्रथम आवासीय विद्यालय था। कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया गया। इसकी स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना अक्सर पूछा जाता है किसकी स्थापना किसने करवाया, तो गुप्त वंश के सम्राट थे जिनका नाम है कुमारगुप्त। और इसमें कहा जाता है कि लगभग उस समय, देखिए इस दुनिया में हम लोग आज अमेरिका पे, ब्रिटेन पे ये सोचते हैं कि एजुकेशन के दुनिया में वो एक बेहतर प्लेटफॉर्म देता है। कोलंबिया विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, एक ज़माने में हमारे भारत में ही, और बिहार में इस संसार का, इस विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था और सबसे बड़ा पुस्तकालय था। सबसे बड़ा पुस्तकालय जहाँ पर कहा जाता है कि लगभग 3 लाख से कहीं ज़्यादा किताबें थी, 3 लाख से कहीं ज़्यादा किताबें थी। और यहाँ पर कहा जाता है कि इसमें 10,000 से अधिक छात्र जो थे अध्ययन करते थे, और यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में 2,000 लगभग शिक्षक थे, 2,000। आज भी पूरी दुनिया में इतना बड़ा यूनिवर्सिटी जो है कहीं नहीं है। भले हम नंबर 1 पे देखते हैं कोलंबिया, ऑक्सफोर्ड, ये सब चीज़ को, हमारे भारत में अजीब बात है, जिस बात के लिए और जिस चीज़ के लिए हम पूरी दुनिया में जाने जाते थे उसी चीज़ को हम लोगों ने छोड़ दिया, क्योंकि हमने ऐसे लोगों को अपना, है ना, प्रधानमंत्री बनाया, ऐसे लोगों को बनाया। थोड़ा पढ़ा लिखा अगर होता, थोड़ा सा एजुकेशन की बातें अगर सोचता, तो यहाँ पे बड़ा प्रोजेक्ट के तौर पे क्या होता, यूनिवर्सिटी होता। बड़े प्रोजेक्ट के तौर पे यहाँ पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में डेवलपमेंट वाली ऐसी प्रोजेक्ट होती,
है ना, मंदिर मस्जिद का झगड़ा और ये सब चीज़ें नहीं होता। और हमारे भारत के लोगों में, है ना, जो प्रेम और समरसता है, जिसके लिए उस जमाने में हम गर्व करते थे और पूरी दुनिया को हमने करुणा का पाठ पढ़ाया है ना, पूरी दुनिया हमसे सीखा है। और आज ऐसी स्थिति है कि हम किसी और पे डिपेंड हो गए हैं। आज हमारे पास ऐसी परिस्थितियां हो गई हैं, वो परिस्थितियों में इतनी परेशानियां हैं कि भारत के लोगों के बीच में कला ही कला है, तनाव ही तनाव है। सबसे बड़ी बात ये छोड़ दीजिए, अभी 70 बीपीएससी को लेकर के कल के आंदोलन में आपको देखे ही होंगे, मतलब एकदम हाथ जोड़ करके लोग विनती कर रहे थे, अनुनय विनय कर रहे थे, फिर भी पुलिस वालों ने एकदम विद्यार्थियों को, ठंडा के समय में आपको पता है जितना चोट लगता है, जितना दर्द तकलीफ, क्या कहा जाए, बेरोजगारी का आलम इतना ज़्यादा शुमार है विद्यार्थियों में। और बिहार के विद्यार्थी ये चाहते हैं कि निष्पक्ष रूप से जो भी हो रहा है निष्पक्ष रूप से हो, उनके जीवन का सवाल है। इस तरह से देखिए तो बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो मतलब समझिए कि हताहत होकर के आत्महत्या कर लेते हैं, है ना। तो बहुत ऐसे शिक्षक को भी परेशानियां ये सब उठाना पड़ा, क्योंकि बात ये है यहाँ पे अगर हम लोग समझें तो भारत में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। और बेरोजगारी अगर देखा जाए तो जो पढ़े लिखे जो लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। लेकिन तुलना करना चाहिए, हम जैसे मानते हैं कि आपका पड़ोसी कंट्री है, चाहे आपका अमेरिका है, अगर एक भी युवा अगर बेरोजगार हो जाए तो इसकी चिंता देश को होती है, वहाँ के प्रेसिडेंट को इसकी चिंता होती है। क्यों चिंता होती है? क्योंकि वहाँ की जो युवा है, किसी भी देश की युवा सबसे कीमती वो संसाधन होते हैं, सबसे कीमती संसाधन। और भारत के युवा तो अपनी पूरी आधी जवानी ही बर्बाद कर देते हैं एक सरकारी नौकरी के तलाश के लिए। सरकारी नौकरी को प्राप्त करने के लिए अपनी आधी जो उम्र है वह बिता देते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। मतलब भारत में कितनी बड़ी संसाधन पे कभी गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं देती, ये बड़ा दुख की बात है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर बिहार में ही नालंदा विश्वविद्यालय था, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना धर्मपाल ने कराई, बिहार में ही उदंतपुरी विश्वविद्यालय, और इस भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय जो वर्तमान के पाकिस्तान का एरिया में चला गया है। हमने लोगों को क्या नहीं दिया, एजुकेशन में नंबर 1 थे, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नंबर 1 थे, सामाजिक सांस्कृतिक, है ना, नंबर 1 थे। बुद्ध का सनातनी भी नंबर 1 ही था, जो पूरी दुनिया को, है ना, बुद्ध की करुणा, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया। क्या नहीं दिया इस बिहार ने। लेकिन आज भारत में ही सबसे ज़्यादा पिछड़ा राज्य कौन है? तो बिहार है ना। ये सोचना होगा, पढ़े लिखे अगर हैं तो पढ़ाई लिखाई वाला चश्मा लगा करके चीज़ों को सोचिए, है ना, देखिए, मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर कहता है कि इस ज्ञान केंद्र में विश्व के कोने कोने से विद्वानों तथा छात्रों को आकर्षित किया, जैसे कोरिया से, जापान से, चीन से, तिब्बत से, इंडोनेशिया तथा तुर्की के छात्र भी यहाँ पर आते थे, है ना, तुर्की के। चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर कहता है कि 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच इसका उत्कर्ष का काल था। और चीनी यात्री ह्वेनसांग का विवरण भी अगर पढ़िएगा तो मजा आ जाएगा। चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ आकर के पढ़े थे, और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। यह भी प्रश्न कई बार पूछा है कि ह्वेनसांग किसके दरबार में आया, तो हर्षवर्धन के दरबार में आया। और यह एक चीनी यात्री था, और ये नालंदा विश्वविद्यालय में आकर के बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की, और 12वीं शताब्दी के अंत तक इसका अंत हो गया। और देखिए अभी ये पुराना डाटा है, इसमें कहा गया कि बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वस्त कर दिया। तुर्की को ये लगता था कि शायद मंदिरों में, क्योंकि इन सारे लोगों को यही लगता था, भारत के लोगों में क्या थी, भारत के लोगों को लगता था कि अगर हम मंदिरों में अपना धन संपत्ति अगर, है ना, जमा करके रखेंगे तो वहाँ से किसी का हिम्मत नहीं है, नहीं चुराएगा, और वहाँ के जो देवी देवता है ना उसकी रक्षा करेंगे। सबसे ज़्यादा देखिए महमूद गजनबी पूरे भारत के मंदिरों को ही लूट के चला गया, और देवी देवता वहाँ पे देखते रह गए। मतलब चीज़ों को समझिए, जो हमारे भारत में जिस तरीके से सामाजिक संरचना को जटिल कर दिया गया है ना, क्योंकि भारत के लोग उतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। पढ़ाई लिखाई से तो मतलब कहीं कि कोई नाता रिश्ता ही नहीं था।
महमूद गजनवी के साथ जब अलबरूनी आता है यहाँ पे, तो अलबरूनी पूरा आईना जिस तरह से देखते हैं ना, अपना चेहरा आईना में देखते हैं और कभी कभी अपना ही चेहरा देख करके आपको गुस्सा आता है। क्यों आता है? क्योंकि आईना झूठ नहीं बोलती। जिस तरह से समाज में, जैसे हम लोग साहित्य कभी कभी पढ़ते हैं, तो साहित्य का है एक सामाजिक दर्पण है, एक समाज का क्या है? दर्पण है, एक आईना है जो हमको दिखाता है। तो अलबरूनी भी आकर के भारत में जब देखा तो वहीं लिखा जो भारत में हो रहा था। तो भारत में जो सामाजिक संरचना जिस तरह से बनाया गया था, सभी लोग तो ये कहते हैं कि ठीक है, बहुत बहुत कठिन है जाति व्यवस्था, बहुत कठिन है जात पात, बहुत धर्म में बहुत सारा चीज़ें हैं, आज भी देखने को मिलता है। कहाँ गए वो सारे लोग? पढ़ाई लिखाई से क्या ये, पढ़े लिखा होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है पढ़ाई लिखाई करना। पढ़ाई लिखाई करेंगे तभी आपका दिमाग जो है वो विकसित होगा, और विकसित नहीं होगा तो फिर यहीं है ना, चंद आपसे कम पढ़ा लिखा, सोच के देखिए, जितने पार्लियामेंट में जो बैठे हैं, कभी पढ़ाई लिखाई के लिए आप कितना मेहनत किया? कभी मेहनत नहीं किया, लेकिन बहुत कामयाब है। जो आदमी कभी भी कुछ भी बोल देता है, सोच के देखिए, कभी पढ़ा लिखा नहीं है। बात यह है कि हम राजा उसी तरीके से चुनते हैं जैसा हमारा प्रजा होता है। प्रजा ज़्यादा अनपढ़ गंवार होगा तो राजा भी उसी तरह होगा, पसंद आएगा, है ना। आप पढ़े लिखे बनेंगे तो पढ़े लिखे जब आप होंगे, जैसे होता है ना, आप शिक्षक बनिएगा तो आपका दोस्त कौन होगा? शिक्षक होगा, है ना। अगर आप आईएएस बनिएगा तो आपका दोस्त कौन होगा? आईएएस होगा। उसी तरीके से है, अगर आपका शिक्षा अच्छा है ना, तो जितने भी एजुकेटेड जो लोग हैं, उनका दोस्ती भी, उनका फ्रेंड सर्किल भी वैसे ही होगा। तो फिर उनका विकास होगा, बौद्धिक विकास। फिर वो सोचेंगे समाज के लिए, फिर वो अर्थव्यवस्था के लिए सोचेंगे और पूरी दुनिया के बारे में सोचेंगे। अभी देखिए, अगर हम लोग बात करें तो एक चीज़ देखिएगा, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, सामाजिक संरचना के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें पिछड़ गया। इंडेक्स आप लोग पढ़िएगा, है ना, करंट अफेयर्स में इंडेक्स पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा अरे क्या से क्या हो गया, है ना। जिस युवाओं को सामने ला करके ये कहा गया था कि हमारा देश, और सच में भारत युवाओं का देश है, यहाँ पर युवा की आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए था, लेकिन बड़ा तकलीफ में युवा है यहाँ पर, है ना। चलिए, तो यहाँ पर कहता है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक इसका अंत हो गया और बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वस्त कर दिया। लेकिन अभी जो नया आंकड़ा आया हुआ है, और इसमें एक इतिहासकार हैं, उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा पुस्तकालय, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त नहीं किया गया, उसको जलाया नहीं गया, उसको जलाया ब्राह्मणों के द्वारा, क्योंकि ब्राह्मण नहीं चाहते थे, है ना, कि एजुकेशन अगर सबको मिल जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। इसीलिए ब्राह्मणों ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, और कहा जाता है कि इसमें इतने पुस्तक थे कि लगभग 3 माह तक वो धधकता रहा, जलता रहा। सोचिए, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें 8 अलग अलग प्रांगण तथा 10 मंदिर थे, जिसमें अनेक ध्यान केंद्र भी थे, मेडिटेशन हाउस। पुस्तकालय को धर्मगंज जो 9वीं मंजिल इमारत था, 3 पुस्तकालय का नाम था रत्न नदी, रत्न रंजक और रत्न सागर। सोचने वाली बात है, उस जमाने में 9 मंजिला इमारत में यह लाइब्रेरी बना था, है ना, यह पुस्तकालय था, जिसमें लगभग 3 लाख से कहीं ज़्यादा पुस्तकें थी। और वहाँ पर 3 जो हाउस है, जैसे आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएंगे, है ना, मिरांडा हाउस वगैरह इस सब में अगर जाएंगे तो आप देखिएगा वहाँ भी अच्छा, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसके प्रवेश द्वार पर 4 द्वार पंडित होते थे जो प्रवेश देते थे, और विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा लिया जाता था। जैसे आज भी आप देखते होंगे, जब आपको किसी यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेना हो तो वहाँ पे एक पेपर, जो टेस्ट पेपर रखा जाता है। यहाँ पर ये देखा जाता है कि क्या आप इस विद्यालय के लिए आप टैलेंटेड हैं, क्या आप इस विद्यालय के प्रति योग्य हैं। अगर योग्य हैं तभी जा कर के आपकी उसमें प्रवेश हो जाती है। इसी तरीके से ये भी था, और इस विश्वविद्यालय को नए सिरे से पुनर्जीवित करने का प्रयास हो रहा है, और यह कार्य जो है APJ अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में प्रारंभ हुआ था, और डॉक्टर अमर्त्य सेन एवं अन्य देख रेख में यह चल रहा है। और अमर्त्य सेन के बारे में आपको पता है, इनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला, है ना, सबसे बड़ा प्राइज होता है। और इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को अपना फादर कहा, पिता कहा, है ना।
चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बिहार के स्मारक, मगध की राजधानी है ना, तो मगध की राजधानी यहाँ पर देखिए गिरिब्रज हो जाएगी, जिसको राजगीर कहते हैं या पाटलिपुत्र कहें, है ना। तो बाद में जैसे मगध की राजधानी आप देखिएगा, सबसे पहले जब हर्यक वंश ने जब अपना शासन प्रारंभ किया, हर्यक वंश ने, तब इसने अपनी राजधानी गिरिब्रज बनाई थी राजगीर में। और यही वजह था कि अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो होता है यही राजगीर में होता है। बाद में यहाँ का एक सम्राट था हर्यक वंश का, जिसका नाम है उदयन। उदयन ने अपनी राजधानी राजगीर से यानी कि गिरिब्रज से स्थानांतरित करके यह पाटलिपुत्र में स्थापित कर दिया, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा गुप्त वंश के शासनकाल में कुमार गुप्त ने इसका निर्माण करवाया। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है और पाल वंश के शासक धर्मपाल ने इसका निर्माण करवाया। अंतिम रूप से बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, अंतिम रूप से पूछा जा सकता है आपसे कि अंतिम रूप से बौद्ध धर्म को संरक्षण किसने दिया, तो यही पाल वंश ने ही दिया था, है ना। और यहाँ पर देखिए बोध गया, महात्मा बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यहीं पर बोध गया में ही। और पीपल के वृक्ष के नीचे जैसे एक सम्राट है जिसका नाम है शशांक है, गौड़ वंश का सम्राट था, शैव धर्म को मानने वाला था, है ना। और इसको सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म से नफरत थी। और यही वजह था कि महात्मा बुद्ध को जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई उस पीपल के वृक्ष को ही इसने कटवा दिया। बाद में कनिंघम के द्वारा इस वृक्ष को यहाँ पर लगाया गया, है ना। यहाँ पर देखिए वैशाली महावीर का जन्मस्थली है और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर ये हो जाते हैं। और 24वें तीर्थंकर महावीर को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। सूफी संतों का केंद्र है बिहार, सूफी संतों का केंद्र बिहार हो जाएगा। और अशोक के स्तंभ देखिए नंदनगढ़, लौरिया और तथा कोल्हुआ से प्राप्त हुआ है। आप देखिए मोतिहारी का यानी कि पूर्वी चंपारण में केसरिया बौद्ध स्तूप है और विश्व का सबसे ऊंचा तथा बौद्ध स्तूप हो जाएगा, ये सबसे ऊंचा। अगर हम भारत में जो खुदाई जो चल रही है, अगर खुदाई करवा दिया जाए, है ना, तो हर जगह बौद्ध का ही साक्ष्य मिलेगा, प्रमाण मिलेगा आपको, है ना। ये बौद्ध वाले थोड़ा कमज़ोर हैं, भारत के ही लोग हैं, कमज़ोर हैं, नहीं तो हर जगह आपको बौद्धमय ही होता, है ना, हर जगह। और इनको प्रमाण भी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि सच्चाई को शक्ति के सामने भी हारना पड़ता है। जैसे आप देखिए बहुत ऐसे चीज़ है, गलत लोग जहाँ पे 20 होगा ना, वहाँ पे 2 लोग भी अगर सच बोलने वाला होगा तो उसके सामने क्या हो जाता है, वो हार जाता है, नतमस्तक हो जाता है। भले बाद में उसकी जीत होती है लेकिन तब तक समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। इसलिए अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो बौद्ध का तो सबसे ज़्यादा, पूरा भारत तो बौद्ध में ही है, अखंड भारत में। दूसरा जो धर्म यहाँ पर आकर के कैसे अधिकतर हिंदू धर्म वाले इस बात को तथाकथित, है ना, कहते हैं कि यहाँ पर हिंदू मस्जिदों को तोड़ करके, है ना, मस्जिद को तोड़ करके क्या बनाया गया, मंदिर बनाया गया। तो इसी तरह से जो बाहरी जो हिंदू धर्म के जो लोग थे उन लोगों ने भी तो तोड़ करके बौद्ध मंदिर को तोड़ करके वो लोग भी तो बना दिया, है ना। तो भारत के जो 85-90% जिनकी समुदाय है, जिनकी आबादी है, अगर वो कहीं जग जाएंगे वो तो सोए हुए, उनको पता ही नहीं है हम किसी दूसरे का, है ना, धर्म लेकर के ढो रहे हैं। देखिए इस बात पे बुरा नहीं मानिएगा, आप बहुत पढ़िए लिखिएगा तभी पता चलेगा, है ना, बहुत पढ़े लिखे। जैसे यहाँ पर एक सर्वे आया हुआ था, उसमें कहा गया है कि जितने भी लगभग 85% जो लोग हैं, है ना, 85% जो लोग हैं जिसमें OBC आते हैं, है ना, SC आते हैं और ST आते हैं, ये सारे लोग आते हैं। ये सारे लोग जो हिंदू अपने आप को कहते हैं, तो एक ज़माने में यही सारे लोग बौद्ध थे और इन्हीं का तो शासन था। बाद में ये सबसे कमज़ोर समुदाय में आज शामिल हो गए, सबसे ज़्यादा कमज़ोर समुदाय में। खैर एनीवे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो गोलघर की बात करें यहाँ पर, तो गोलघर कहाँ पे है, गोलघर पटना में है। और यहाँ पे देव का सूर्य मंदिर जो औरंगाबाद में है, और जल मंदिर पावापुर में। और यहाँ से सवाल पूछा गया है, गोलघर कहाँ, पटना में। देव सूर्य मंदिर बहुत बार पूछा गया यहाँ पर, कहाँ पे, औरंगाबाद में। जल मंदिर कहाँ पे, तो पावापुरी में हो जाएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। महाबोधि मंदिर,
है ना। महाबोधि मंदिर कहाँ पे है, तो गया हो जाएगा, है ना। और नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण में ईंट, पत्थर आदि का इस्तेमाल किया गया है। सीमेंट की जगह यहाँ पर सुर्खी का, चूना का, उड़द की दाल, छुआ तथा गोंद आदि का प्रयोग किया गया यहाँ पर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अध्याय 6 में प्रवेश करते हैं। अध्याय 6 से, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सिंचाई के साधन, है ना। यहाँ पर कहता है कि कौन सी फसल को ज़्यादा पानी चाहिए और यह किस मौसम में बोया जाता है, किस मौसम में बोया जाता है। तो यहाँ पे खरीफ जो जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। कौन सा, खरीफ। देखिए खरीफ से पूछा जाता है कि खरीफ फसल में कौन कौन हो जाएगा, तो खरीफ में देखिए धान हो जाता है ना। धान के बाद क्या हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, धान मक्का हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा, मूंगफली। और मूंगफली के बाद क्या है, बाजरा। यहाँ पे बाजरा भी हो जाएगा और बाजरा के बाद क्या है, जैसे सोयाबीन भी हो जाएगा, शकरकंद भी हो जाता है ना। सोयाबीन भी है, सोयाबीन, और शकरकंद भी हो जाएगा, शकरकंद, है ना, शकरकंद, है ना, ये हो जाता है। उसके बाद देखिए कहते हैं यहाँ पर कौन सी फसल में कम पानी चाहिए और किस मौसम में बोया जाता है, रबी। तो रबी देखिए अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और जनवरी फरवरी में काट लिया जाता है। तो रबी फसल जो है यह पूछा जाता है अक्सर। तो रबी फसल में आपका गेहूं हो जाएगा, गेहूं याद रखिएगा, गेहूं के बाद जौ, क्योंकि जो लोग गांव देहात से बिलोंग करते हैं उन लोगों को इसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद इसमें जी रहे हैं। गेहूं हो जाएगा, जौ है, सरसों, है ना, सरसों हो जाएगा, मटर हो जाएगा, उसके बाद आलू हो जाएगा, है ना। आलू देखिए, एक और चीज़ है राई, है ना, तंबाकू, तंबाकू, अलसी, तंबाकू, है ना, उसके बाद अलसी, ये सारा चीज़ें हो जाता है ना। रबी फसल में गेहूं, जौ, सरसों, मटर, आलू, राई, तंबाकू, अलसी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कहता है कि परंपरागत रूप से लोग नदियों, तालाबों और कुओं से सिंचाई करते थे, पर अब नलकूप, बोरिंग आदि जैसे और भी साधन यहाँ पे क्या है, उपलब्ध है। चलिए नेक्स्ट आज समाप्त कर दिया जाए, ज़्यादा अब नहीं है ना, ताकि हम लोग दूसरे क्लास में प्रवेश करें। 7th क्लास में हम लोग 6ठा में प्रवेश करें, फिर 7वां में, है ना। अध्याय 7, जितना खाओ उतना पकाओ। शेखपुरा में बारात, आप लोग टॉपिक जरूर पढ़ लीजिएगा, टॉपिक पढ़िएगा तो बड़ा मजा आएगा। खाना खाकर 20 लोग बीमार, कम अवधि तक संरक्षित रहने वाला खाद्य पदार्थ कौन कौन है ना, और लंबी अवधि तक संरक्षित रहने वाला खाद्य पदार्थ कौन कौन है ना। खुद से इसको बनाइए। आगे आते हैं, रॉश की जंग मलेरिया के संग, है ना। मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली एक संक्रामक, है ना, यह बीमारी है, रोग है। देखिए मलेरिया यह एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। मलेरिया एक प्रोटोजोआ, है ना, प्रोटोजोआ जनित यह एक रोग हो जाता है, प्रोटोजोआ जनित रोग। और मलेरिया की अगर हम लोग बात करें तो ये मलेरिया जो है यह प्लाज्मोडियम परजीवी से फैलता है, प्लाज्मोडियम, है ना, प्लाज्मोडियम परजीवी से फैलता है। और यहाँ पर देखिएगा कि एक मच्छर के काटने से यह फैलता है, जिसका नाम है मादा एनाफिलीज मच्छर, एनाफिलीज मच्छर। देखिए इस धरती पे सबसे ज़्यादा शक्तियाँ जिसके पास है, उसी के पास सबसे ज़्यादा, है ना, खून चूसने का शक्ति होता है। जैसे देखिएगा नर जो है ना खून नहीं चूसता, नर खून नहीं चूसता, मादा खून चूसती है। हमेशा मच्छर जो भी काटेगा समझिए वो पुरुष नहीं होगा, है ना, वो मादा होगा। उसी तरीके से देखिएगा भले लोग अपने आप को कहे शेर हैं, है ना, लेकिन असली जो रियल में जो शक्ति होता है वह शेरनी के पास ही है। शेर को इतना औकात नहीं है शिकार करना, शेर के पास इतना हिम्मत नहीं है शिकार करने का, इसीलिए शेरनी जो है वो शिकार करती है ना। शेरनी शिकार करती है और जब शेरनी शिकार कर लेती है तो उसके शिकार पर शेर जा कर के कब्जा कर लेता है, ये इसकी आदत होता है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका मलेरिया। और मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ जनित रोग हो जाता है ना। और प्रोटोजोआ जनित रोग में एक मलेरिया ही नहीं है, मलेरिया के साथ आप काला जार भी देख सकते हैं, काला जार हो जाएगा।
और कालाजार के बाद पेचिस भी है, प्रोटोजोआ जनित रोग। पेचिस के बाद यहाँ पे सोने की बीमारी जिसको अनिंद्रा बोलते हैं, सिस्सी मक्खी के काटने से होता है सोने की बीमारी, है ना। जब साइंस आप लोग पढ़िएगा तो यहाँ पर बीमारी भी पढ़ना है। प्रोटोजोआ जनित रोग हो जाएगा, है ना, वायरस जनित रोग है, बैक्टीरियल, ये सारा चीज़ें आपको पढ़ना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। और एक और भी है जिसको हम लोग पैरिया कहते हैं। तो ये सब जो बीमारियां हम लोग देख रहे हैं यह होता है आपके प्रोटोजोआ के कारण, ये होता है प्रोटोजोआ के कारण होता है। और प्रोटोजोआ जनित रोग है ये कौन सा, तो मलेरिया हो जाएगा, है ना, मलेरिया हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मलेरिया के बारे में सर्वप्रथम रोनाल्ड रास ने ही बताया। और रॉस का जन्म है भारत में उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा नामक शहर में इसका जन्म हुआ था। और यहाँ पर देखिए कहता है कि कुनैन की पत्तियां छाल से इसका इलाज होता है, किसका, मलेरिया का। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया आपके साइंस में ही कि मलेरिया के इलाज के लिए किसके छाल का इस्तेमाल किया जाता है, किसके पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये कुनैन की पत्तियां हैं। और मादा एनाफिलीज मच्छर से यह रोग फैलता है ना। चलिए समाप्ति ही है। तो मैंने नक्श बनाया बिहार के मानचित्र का अध्ययन, है ना, और ऐसा कुछ अब नहीं है। हमारी फसलें, हमारा खान पान, है ना, सर्दी में रबी कौन फसल लगते हैं, गेहूं, सरसों, जौ, धनिया, गाजर, आलू, प्याज, टमाटर, मटर रबी में। और यहाँ जायद भी देख सकते हैं, जायद में क्या है, तो ये जायद वाला जरूर याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। जायद में देखिए गर्मी के समय में तरबूज, खीरा, ककड़ी, उड़द, मूंग, सोयाबीन, आमतौर पर जायद फसल सबसे कम समय में उपजाई जाती है। और बरसात में लगाई जाने वाली फसल को हम लोग खरीफ फसल कहते हैं, सर्दी में लगाई जाने वाली फसल को रबी कहते हैं, और गर्मी में लगाई जाने वाली फसल को जायद फसल कहा जाता है ना। एकदम 5वां क्लास के बच्चों के लिए है ना। तो ये हो जाता है बिहार का मानचित्र पर आधारित सवाल। क्या है, पर्यावरण विषय में इस पर आधारित कोई प्रश्न नहीं दिया गया। भोज्य पदार्थों में आपको पता ही होगा, है ना, क्या है। तो यहाँ पर देखिए इडली डोसा, पाव भाजी, लिट्टी चोखा, मछली चावल, दाल रोटी। इडली डोसा जो है अधिकतर आपको गुजरात साउथ में मिलेंगे। पाव भाजी मुंबई में लोग खा करके रह जाते हैं। लिट्टी चोखा बिहार में बहुत फेमस है। मछली चावल पश्चिम बंगाल में बहुत फेमस है। दाल बाटी राजस्थान में एक अनोखा ये सब है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर कहता है कि जंतु जगत सुरक्षा संरक्षण, सिद्धार्थ और देवदत्त की कहानी बिहार के पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य है, और बेगूसराय में कांवड़ झील हो जाएगा। और राष्ट्रीय उद्यान और बिहार के उद्यान विविध में से खुद पढ़े और पुस्तक में कोई सवाल नहीं है ना। बिश्नोई, हाँ यहाँ पे इसको देख लीजिए। बिश्नोई राजस्थान की एक जनजाति है और ये वन तथा वन प्राणियों की रक्षा करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इस बार चर्चा में रहे हैं। और यहाँ पर देखिए पूछा जा सकता है कि विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व विकलांगता दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ब्रेल लिपि एक खड़े आयताकार स्लेट में 6 बिंदुओं को उभार कर लिखा जाता है। नेत्रहीन बच्चे जिनको दिखाई नहीं देता, इन उभरे बिंदुओं को अंगुलियों के स्पर्श से समझ जाते हैं, है ना। पानी और हम पानी कहाँ से लाते हैं, कुआं, नल, हैंडपंप, नहर। बिहार में भयंकर बाढ़ था, 18 अगस्त 2008 में आया। बहुत सारे जान माल की क्षति भी हुई थी यहाँ पे। उसके बाद सौर कुकर, सूर्य के ताप से खाना, सूर्य की शक्ति को हम कई प्रयोग में लाते हैं, इसे सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर कुकर की दीवारें और पेंदी काले रंग में पोती होती है। ऊपरी ढक्कन पारदर्शी कांच का होता है, उसमें लगा दर्पण प्रकाश की किरणों को अंदर रखी खाने की चीज़ों पर डालता है। इससे एल्युमिनियम के डब्बे में रखा खाना पक जाता है। सौर ऊर्जा से छोटी छोटी बैटरियाँ भी चार्ज हो जाती है ना, छोटी छोटी बैटरियाँ भी चार्ज हो जाती हैं। चलिए हमारा जंगल लास्ट ही है, खत्म किया जाए। हमारा जंगल, यहाँ पर देखिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में बाघ का मुख्य रूप से संरक्षण किया जाता है, और हिरन पौधा खाता है। और बाघ हिरन को, अगर बाघ खत्म हो गए और हिरन की संख्या बढ़ जाए तो क्या होगा, पेड़ों की संख्या में कमी आ जाएगी और पर्यावरण संतुलन क्या होगा, बिगड़ जाएगा, है ना। धरहरा की परंपरा, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। भागलपुर जिले में नौगछिया प्रखंड में यह परंपरा प्रचलित है, इंपॉर्टेंट है, भी आई है। धरहरा की परंपरा पूछा जा सकता है किस जिले में, भागलपुर में। भागलपुर से संबंधित एक बिहुला जो कलाकारी है वो पूछा गया था 70वीं पीसी में। बेटियों के जन्म को पर्यावरण संरक्षण का अवसर मानते एक उत्सव का रूप दिया गया, और बेटियों के जन्म पर 10 पौधा लगाए जाते हैं। अध्याय आपको 16 है, चलो सर्वे करें, है ना, कोई ऐसा कुछ नहीं है।
और इस तरह से आपका आज का जो सेशन है हमारा पर्यावरण, है ना, 5वीं क्लास का जो शिक्षा, सर्व शिक्षा की जो पुस्तकें है, SCERT की जो पुस्तकें हैं, ये समाप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पर्यावरण 6ठा क्लास में भी है, 7वां 8वां 9वां सब में है, ज्योग्राफी का एक पार्ट है जिसको हम लोग खत्म कर लें। तो पर्यावरण से जो 10 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके PRT में, एक भी प्रश्न गड़बड़ नहीं होगा, है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।